नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल घाटी एक नई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्यों का मूल स्थान एक समस्या। पीछे की ऑनलाइन क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, परंतु इन दोनों सभ्यताओं के मध्य एक जो बहुत ही बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और जो हमारे सामने निकल कर आता है कि आर्यों का मूल स्थान वह कौन सा था। संभवतः है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई उसके निर्माता आर्य थे, परंतु ये आर्य कौन थे, ये आर्य कहाँ से आए, कैसे इनका विस्तार है वो विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ, यह प्रश्न एक विवादास्पद प्रश्न है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यह बात इतिहासकार मान चुके हैं, परंतु जो आर्य शब्द है वह जातिवाचक है, गुणवाचक है या किसी भाषा शब्द का द्योतक है, यह प्रश्न भी इतिहासकारों तथा विद्वानों में बहुत ही मतभेद व विवादास्पद प्रश्न है। ऋग्वेद जो ग्रंथ है वह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आर्य शब्द के बारे में हमें जानकारी मिलती है, परंतु साथ ही यह जानकारी भी मिलती है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया गया है। आर्य शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य थे वह अपने आप को उत्तम, योग्य वह कुलीन समझते थे। इसी प्रकार हम बात करें ऋग्वेद के अंदर 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है और हर बार आर्य शब्द का उल्लेख गुणवाचक के रूप में हुआ है। इससे इतिहासकार यह मानते हैं कि जो आर्य थे वह अपने आप को उत्तम, श्रेष्ठ व योग्य मानते थे। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी चर्चा करते हैं, जैसे कि प्राचीन ईरानी भाषा है जो वैदिक संस्कृत की बात की है, इसमें भी आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, परंतु यहाँ भी आर्य शब्द का उल्लेख किसी जाति विशेष के लिए नहीं हुआ है। और दूसरी बात करें तो प्राचीन तमिल भाषा है वह भी वैदिक संस्कृत के बाद की भाषा है, यहाँ भी आर्य शब्द का उल्लेख है वो जाति विशेष के लिए उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु तमिल वासियों ने आर्य के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए आर्य शब्द का उपयोग भाषा के लिए किया है।
साथ ही प्राचीनतम तमिल साहित्यों में अरियर शब्द मिलता है। अरियर शब्द का प्रयोग प्राचीनतम तमिल साहित्यों में तमिलगम क्षेत्र के निवासियों के लिए किया गया है। तमिलगम क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता था। तमिल दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर तमिल क्षेत्र है। तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग को तमिलगम कहा जाता था, परंतु तमिल साहित्यों में भी इन्हें विदेशी या जाति के रूप में बोध या प्रदर्शित नहीं किया है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि प्राचीनतम उल्लेखों में आर्य शब्द का उल्लेख है वह किसी जाति विशेष के रूप में नहीं किया गया है। तत्पश्चात अंग्रेज विद्वानों ने पहली बार 19वीं शताब्दी में आर्यों का एक जाति के रूप में उल्लेख किया। इसके पश्चात तो आर्यों का जाति के रूप में उल्लेख करने की एक अवधारणा बन चुकी थी। सर्वप्रथम 1847 में लेसेन नामक एक विद्वान ने आर्यों का एक जाति के रूप में उल्लेख किया। लेसेन नामक विद्वान ने 1847 में किया था। इसके पश्चात बहुत से विद्वानों ने आर्यों का शब्द का जो उल्लेख है जाति के रूप में जोड़ना व उल्लेखित करना शुरू कर दिया, परंतु कालांतर में बहुत से अंग्रेज विद्वानों व यूरोपीय विद्वानों ने इस बात को नकार दिया है, जिसके कारण वर्तमान में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित करना उचित नहीं माना है। वह बहुत से विद्वानों ने इसे एक मनगढ़ंत बात माना है। इसी संदर्भ में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर महोदय का भी कथन है कि आर्य शब्द है वो किसी जाति शब्द को उल्लेखित नहीं करता है, यह भाषा समूह है, वह भाषा परिवार को ही उल्लेखित करता है। इसके पश्चात केयरदूम नामक एक विद्वान ने रहस्योद्घाटन करते हुए एक बात लिखी व जनता व दुनिया के सामने रखी कि प्राचीन संस्कृत व यूरोपीय भाषा यूनानी व लैटिन के मध्य कुछ संबंध स्थापित किए। इसके कुछ समय पश्चात ही अंग्रेज विद्वान डॉक्टर विलियम जोन्स ने प्राचीन संस्कृत व यूनानी तथा मध्य एशिया की विभिन्न भाषाओं के मध्य संबंध स्थापित करने की बात कही, जिनके अंदर हम बात करें यूनानी भाषा के यूनानी भाषा, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, लैटिन तथा मध्य एशिया की भाषाओं में बात करें पश्तो, बलूची, फारसी, जेंदी आदि के मध्य आपसी संबंध बताया तथा उनका कहना था कि इन सभी भाषाओं का प्रारंभ में एक दूसरे से संबंध रहा होगा व इनका उद्गम स्थान है वो एक ही रहा होगा। कालांतर में इन लोगों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बसने से कारण इन भाषाओं में विभिन्नता आ गई, परंतु प्रारंभ में यह सब एक ही भाषा परिवार का समूह रहे होंगे। वह किसी एक जाति विशेष
व वर्ग विशेष ने इन्हें उद्घाटित किया था। इन सब रहस्योद्घाटन से डॉक्टर विलियम जोन्स ने 1786 में संसार भर के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर हिंगल महोदय का मत है कि विलियम जोन्स ने इस खोज से एक नई दुनिया की खोज कर ली हो, मानो इस प्रकार से उन्होंने उसकी प्रशंसा की। विलियम जोन्स के इस मत के बाद संसार भर के बहुत से विद्वानों ने वैज्ञानिक विधि से पुनः इन भाषाओं पर विचारवान तरीके से प्रयोग करके अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन विद्वानों का कहना है कि प्राचीन संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा, मध्य एशिया की भाषा व प्राचीन भारतीय भाषाओं में निश्चित ही रूप से संबंध रहा होगा। अगर हम यूरोपीय भाषाओं की बात करें तो यूनानी, लैटिन, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्लाविका, लिथुआनियन, टाइटोनिका व अन्य बहुत सी भाषाएं हैं जिन्हें यूरोपीय भाषाएं माना जाता है। वह मध्य एशिया की भाषा इनमें फारसी, पश्तो, ब्लूची, अर्मीनियाई, ज़ेदा आदि प्रमुख भाषाएं, साथ ही भारत की विभिन्न भाषाओं के मध्य एक संबंध बताया। इन विद्वानों ने खोज कर इन सभी को किसी एक भाषा समूह का माना तथा प्राचीन काल में इन सब का एक ही उद्गम स्थान रहा होगा। साथ ही प्रकृति के विभिन्न नियमों व परिवर्तन के दौर के चलते इन लोगों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी भाषा को परिवर्तित किया। इसके परिणाम स्वरूप इन विभिन्न भाषाओं का उद्भव हुआ। प्रारंभ में यह एक ही भाषा थी व इसका उद्गम स्थान भी एक ही था व इसके निर्माता भी एक ही थे। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि जो विदेशी विद्वान लोग थे वह प्राचीन संस्कृत को मान्यता प्रदान न करते थे। उनका मानना था कि संस्कृत भाषा से पूर्व भी कोई भाषा थी जो इसकी जननी थी, परंतु जिस प्रकार ऋग्वेद के अंदर यह वर्णन किया गया है कि ऋग्वेद का निर्माण है वो सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ है, वह ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारियां मिलती है। साथ ही इसमें आर्यों के निवास, आर्यों के क्षेत्र आदि सब के बारे में जानकारी है जो ऋग्वेद से मिलती है। इस अनुसार भारत की सप्त नदियां हैं, जिसमें रावी, पुरुषनी, अस्किन, विपाशा आदि सब नदियों का जो क्षेत्र है वह सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। इसी क्षेत्र में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। इस आधार पर संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा माना गया है। वह संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है तथा अन्य भाषाओं की जननी है,
परंतु पाश्चात्य इतिहासकारों ने संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा नहीं माना है। उनका कहना है कि संस्कृत भाषा से पूर्व भी इनकी कोई जननी भाषा रही होगी। जब उनका स्थान है वो मध्य यूरोप व उसके आसपास का रहा होगा। यहाँ से विभिन्न वर्गों में बढ़ने के पश्चात कुछ वर्ग हैं जो मध्य एशिया के आसपास आ गई तथा यहाँ उन लोगों ने आकर संस्कृत भाषा का निर्माण किया व संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना की। दूसरी तरफ भारतीयों का कहना है कि संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, साथ ही अन्य सभी भाषाओं की जननी है जो यही है, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं संस्कृत में पिता को पितृ कहा जाता है, वह अंग्रेजी में पीटर, ग्रीक भाषा में भी पीटर, जर्मन में वीटर, इस प्रकार कहा जाता है। तो इस अनुमान से उनका मानना है कि संस्कृत भाषा ही प्राचीन भाषा है वह अन्य भाषाओं की जननी है। परंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इसे एक सिरे से नकारा है। उनके इन्हें नकारने के पीछे कारण है, अगर वह संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा स्वीकार करें तो इसके साथ उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि जो आर्यों का मूल स्थान था वह सप्त सिंधु प्रदेश था, क्योंकि इसकी जानकारी है ऋग्वेद में मिलती है। इसके चलते उन्होंने इसको एक सिरे से नकार दिया है। इसके अलावा जो संस्कृत भाषा है उसके निर्माण में उसके सहायकता के कारण ही अन्य भाषाएं हैं उनका उद्भव व जन्म भी हुआ है। इस कारण विदेशी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को एक भाषा न माना है। साथ ही उन्होंने यह भी प्रत्यारोपित किया है कि जो आर्य लोग थे वह भारतीय मूल स्थान के न होकर यूरोप व मध्य यूरोप के आसपास के थे। वह वहां से आकर वह मध्य एशिया व भारतीय क्षेत्रों में आकर बस गए तथा उन्होंने इसके पश्चात निर्माण किया। उनका मानना है कि संस्कृत से पूर्व भी यूरोप में ऐसी कोई प्राचीन भाषा थी जो संस्कृत भाषा की जननी थी, परंतु आज तक संस्कृत भाषा से प्राचीनतम किसी भी भाषा का प्रमाण है वो उपलब्ध नहीं है। इसके चलते संस्कृत भाषा को ही सबसे प्राचीनतम भाषा माना गया है। अब हम बात करते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह कौन सा था। भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता जो जनक है वो आर्य हैं। इस बात को इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य हैं, परंतु विवादास्पद प्रश्न यह है कि यह आर्य कौन थे, किस क्षेत्र के थे तथा इनका विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार है वो किस प्रकार हुआ था। यह प्रश्न इतिहासकारों में बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। इस पर कोई भी इतिहासकार है वो एक मत नहीं है। बहुत से इतिहासकारों ने इसके लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। वह आर्यों के मूल स्थान को लेकर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से मत आए हैं। इतिहासकारों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए इतिहास, लेखन सामग्री, शास्त्र, पुरातात्विक सामग्री,
वानस्पतिक, भौगोलिक, आदि स्थितियों के आधार पर उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने भौगोलिक स्थिति को आधार मानकर अपना मत प्रस्तुत किया है, कुछ ने वानस्पतिक, लेखन सामग्री, शास्त्र व पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इन सभी मतों को आधार मानकर वर्तमान में हमारे सामने मुख्यतः 4 मत हैं सामने निकल कर आते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कौन कौन सा था। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत से विद्वान हैं उनका मानना है कि आर्यों का जो मूल स्थान है यूरोप व मध्य यूरोप के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा मत हमारे सामने निकल कर आता है कि मध्य एशिया के आसपास का जो क्षेत्र है ईरान, इराक के, यहाँ से आर्यों के मूल स्थान को माना गया है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर महोदय मध्य एशिया के आर्यों के मूल स्थान के समर्थक हैं। तीसरा प्रमुख मत माना गया है उत्तरी ध्रुव प्रदेश आर्कटिक क्षेत्र को माना गया है। इसके प्रबल समर्थक हैं बाल गंगाधर तिलक। चौथा जो माना गया है वह माना गया है भारतीय क्षेत्रों को। बहुत से विद्वान हैं जो आर्यों के मूल स्थान को भारतीय क्षेत्रों में माना गया है। इन सब को चलते विद्वानों में भारी मत है। सब विद्वान अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। किस विद्वान ने किसी आधार माना है, किसी ने वानस्पतिक आधार माना है, किसी ने भौगोलिक आधार माना है, किसी ने पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार मानकर अपना मत प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास का सबसे विवादित विषयों में से एक है आर्य कौन थे, कहां से थे, व उन्होंने किस प्रकार इन क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किया। निश्चित ही संभवत ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आर्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यों के मूल स्थान को लेकर बहुत से विद्वान हैं वो एक मत पर नहीं है, इन्होंने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। अब हमारे सामने मुख्य रूप से यह 4 मत निकल कर आते हैं, यूरोप, मध्य यूरोप, एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश व भारतीय क्षेत्र। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में आर्यों के मूल स्थान को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आर्यों का मूल स्थान जो हमारा बीए पार्ट प्रथम ईयर का पार्ट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। 2 ऑनलाइन क्लास के अंदर ही ये टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। आगे की ऑनलाइन क्लास में हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को धैर्यपूर्वक देखते रहिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।